हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज़ाकत, आप देख रहे हैं टेक रैक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार आज के वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो मैंने देखा कि जो ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, जो अपने ओपिनियंस वगैरह देते हैं, जैसे बड़े चैनल्स जैसे ध्रुव राठी, वेदांत रस्टी वगैरह, उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर उतना बात किया नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि इस टॉपिक को जानना ज़रूरी है, और बेसिकली मेरे जो ऑडियंस है उनको जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो अभी फ्यूचर इंजीनियर्स बनने वाले हैं। मतलब फ्यूचर में जाके वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले हैं। तो इसीलिए आज मैं आप लोग को ये समझाना चाहता हूँ कि यूएस जो है वो आईटी इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा डोमिनेट कैसे है, और इंडिया में इतना अच्छा ब्रेन, इतना अच्छा टैलेंट होने के बाद भी क्यों इंडिया यूएस के साथ कम्पीट नहीं कर पाता है। यहाँ पर मैं आज आपको कुछ ऐसे रीजंस बताऊंगा जो शायद आपने पहले यूट्यूब पर नहीं सुना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको इस तरह के कंटेंट देखना पसंद है, अगर आपको टेक्नोलॉजी के बारे में जानना पसंद है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियोस को लाइक दे सकते हैं, और अपना सजेशन से वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूएस में कौन कौन से कंपनीज आपके मन में आता है जब भी आप सुनते हैं कि यूएस के कुछ टॉप आईटी कंपनीज का नाम बताओ। तो आप कौन कौन से कंपनी सोचते हैं? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इस तरह की कंपनीज आपके मन में आते होंगे। लेकिन अगर हम इंडिया के सोचें तो कौन कौन से आईटी कंपनीज आप टॉप सोचते होंगे? टीसीएस, विप्रो, इस तरह की कंपनीज। तो इनमें डिफरेंस आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जितने भी यूएस कंपनीज आप सोच रहे हैं वो सारे आपके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है। इसका मतलब क्या है कि वो खुद के अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो अपने यूनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मतलब वो अगर कुछ एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो उनका अपने का प्रोडक्ट है, वो किसी से मतलब वो चीज़ कॉपी करके नहीं बना रहे। लेकिन हमारे यहाँ पर जितने भी कंपनीज है वो हमारे सर्विस बेस्ड कंपनीज है। सर्विस बेस्ड कंपनीज का मतलब क्या है कि वो जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है उनको मदद करते हैं उनके काम करने में। फॉर एग्जांपल अमेजोन ने सोचा कि वो अपना और एक वेबसाइट बनाएगा, तो वो टीसीएस को क्या बोलेगा कि भाई मेरे को और एक वेबसाइट बनाना है, तो आप यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए हम लोगों से, और आप हम लोग को ये वेबसाइट बना के दे दीजिए, और हम लोग का टोटल बजट बता दीजिए। तो टीसीएस बोलेगा हाँ हमारा टोटल ये बजट है और हम ये वेबसाइट आपको बना के दे देंगे। तो यहाँ पर चीज़ क्या हो रहा है कि ये जो यूएस कंपनीज है ये अपने खुद के प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन इंडिया क्या कर रहे हैं, बाकी जो कंपनीज है उनको मदद कर रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम इंडिया में ये नहीं है कि हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, या फिर हम खुद के बिजनेस क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन हम खुद के बिजनेस जब भी क्रिएट करते हैं तो हम कुछ ऐसा बिजनेस क्रिएट करते हैं जो इनडायरेक्टली उन्हीं को मदद करता है जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हो। तो ये जो आइडियोलॉजी है ये हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, और हम लोग को खुद के यूनिक प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे जो देख के दुनिया सोचेगा कि हाँ यार आज मैं अगर ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ तो ये प्रोडक्ट जो है ये किसी इंडियन कंपनी ने बनाया था, और उसके बाद पूरा दुनिया इससे अडॉप्ट किया है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो है वो टैलेंट कम है। फॉर एग्जांपल मैं अभी एक अमेरिकन क्लाइंट के साथ काम करता हूँ, वो बेसिकली नेपाल से है। तो उन्होंने मेरे को उस दिन बताया कि जब भी वो लोग एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स का उन लोगों का एक कोर्स है, तो उसमें उन लोगों ने बताया कि जब भी उन लोग को डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ना होता है तो वो जब भी यूट्यूब वीडियोज़ देखते हैं तो वो जनरली सारे इंडियन टीचर्स के वीडियोज़ होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में आईटी के बारे में नॉलेज नहीं है या फिर आईटी के बारे में आइडियाज़ नहीं है लोगों को। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि वो लोग जब भी पैसा खर्च भी करते हैं तो वो कुछ ऐसे चीज़ों में पैसा खर्च करते हैं जिसके लिए उनका कॉम्पिटिटर्स का ही अल्टीमेटली फ़ायदा हो। तो ये जो चीज़ है ये हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। अभी यार नेक्स्ट चीज़ के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है कि हम रीब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं। रीब्रांडेड प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आप बताइए इंडिया के बाहर के कुछ अच्छे मोबाइल कंपनीज के बारे में। आपका मन में एप्पल आता होगा, सैमसंग आता होगा, कुछ चाइनीज़ कंपनीज भी है जैसे एमआई, रियलमी, ये सब आता होगा। और इंडियन कंपनीज का अगर आप बात करें तो माइक्रोमैक्स आता होगा आपके मन में, लावा आता होगा आपके मन में। तो आपको अभी ये समझना पड़ेगा कि माइक्रोसॉफ्ट अभी रिसेंटली, माइक्रोसॉफ्ट लावा जो ये कंपनी है अभी रिसेंटली ये लोग अपने खुद के मोबाइल्स पे काम कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले ये लोग क्या करते थे, ये लोग किसी चाइनीज़ कंपनी को बोलते थे कि आप हम लोग को प्रोडक्ट्स दे दीजिए, मतलब उनसे वो सस्ते में फ़ोन्स खरीद लेते थे
उसके बाद क्या करते थे, उसके ऊपर वो अपना स्टिकर चिपका के उसको बेचते थे। तो ये जो चीज़ है, ये अगर आप करेंगे तो आप दुनिया में एक मार्क नहीं छोड़ पाएंगे कि इंडिया में कुछ ऐसे मोबाइल्स है जो सेपरेट है पूरे दुनिया से, वो यूनिक नहीं है। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर आपको इंडस्ट्री में टिकना है और अगर आपको अपना मार्क बनाना है, आपको अगर पूरा दुनिया को दिखाना है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है और पूरा दुनिया आपको जाने, ये अगर आपको चाहिए तो आपको आइदर इंडस्ट्री में फर्स्ट होना पड़ेगा या फिर इंडस्ट्री में आपको बेस्ट होना पड़ेगा। दोनों में आपको कोई भी एक चीज़ होना पड़ेगा। आइदर तो आप इंडस्ट्री में सबसे पहले आइए वो प्रोडक्ट लेके, या फिर आप इंडस्ट्री में जब भी वो प्रोडक्ट लेके आए तो उसमें कुछ ऐसे फीचर्स डालें कि वो बाकी जितने भी आपके कंपटीटर्स हैं उनसे अच्छा हो। नहीं तो भाई वो क्यों आपके प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, वो कंपटीटर्स के प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। इसके ऊपर भी एक पॉइंट है, वो मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। अभी मैं आपको थोड़ी देर ये चीज़ और समझाता हूँ कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एप्पल का फ़ोन देखते हैं तो एप्पल का फ़ोन जब भी आप यूज़ करते हैं उसमें आपको यूनिक क्या दिखता है? सबसे पहला तो उन लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यूनिक, जो है iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, वो यूनिक होता है। उसके बाद और एक चीज़ क्या यूनिक होता है कि उन लोगों का क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कोई भी अगर आप एक एंड्रॉयड फ़ोन ले ले और उसके पास में आप अगर एक आईफोन को रखें तो दोनों का क्वालिटी का डिफरेंस आपको दिखने को मिल जाएगा। ये एक डिफरेंस है। तो ये कुछ यूनिक फैक्टर्स है जो कि एप्पल को जो है वो अपना एक आइडेंटिटी देता है और इसके लिए पूरा दुनिया उनको पूछता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं और एक जो फेमस कंपनी है सैमसंग, तो सैमसंग हालांकि वो यूएसए से नहीं आता, उसका जो हेड ऑफिस है वो साउथ कोरिया में है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक सैमसंग का फ़ोन लेते तो उसमें क्या फ़ायदा है, मतलब क्या उसमें आपको यूनिक देखने को मिल जाता है। उसमें यूनिक आपको देखने को मिल जाता है फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एप्पल से अलग है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। उसके साथ उस फ़ोन में फ़ायदा क्या होता है कि उसका डिस्प्ले जो है वो वन ऑफ द बेस्ट है उस प्राइस रेंज में। मतलब अगर आप एक सैमसंग का फ़ोन रखें और उसके पास में अगर आप एक एमआई या फिर रियलमी का फ़ोन रखें तो शायद एमआई और रियलमी के फ़ोन में बहुत ज़्यादा फीचर्स होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा कैमरा वगैरह होगा, लेकिन जो डिस्प्ले का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा एविडेंट होता है कोई भी एक सैमसंग फ़ोन और एक नॉन सैमसंग फ़ोन में। तो ये उनका एक फीचर है। उसके साथ इंडियन मार्केट में क्यों इतना ज़्यादा घुसा हुआ है और जो माइक्रोमैक्स लावा ये लोग क्यों आगे नहीं आ पा रहे, ये आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एवरेज इंडियन को पकड़े जो कि एक फ़ोन खरीदना चाहता है तो उसका बजट क्या होता है, 8,000 से 20,000 के अराउंड। ये बजट जनरली लोगों का होता है। मैं उन लोग का बात नहीं कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा महंगा फ़ोन खरीदते हैं, या फिर मैं उन लोग का बात नहीं कर रहा हूँ जो कीपैड फ़ोन खरीदना चाहते हैं, उन लोग के पास बजट नहीं होता। ठीक है, वो बजट नहीं होना भी ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक एवरेज इंडियन का बात करूं तो वो 8K से 20K के अंदर 8K से 20K के अंदर खरीदता है फ़ोन। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि अगर एक इंडियन 8K से 20K के अंदर एक फ़ोन खरीद रहा है तो उस रेंज में सैमसंग से बेटर अभी कोई वैल्यू ऑफर ही नहीं कर पा रहे। तो ये हम लोग को समझना होगा, और अगर हम ये चीज़ समझे तभी हमको समझ में आएगा कि क्यों हमारे इंडियन कंपनी से मार्क नहीं छोड़ पाते जो कि एक अमेरिकन या फिर एक कोरियन कंपनी अभी छोड़ रहा है। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम बहुत ज़्यादा उन प्रोडक्ट्स को बनाते हैं जो कि पहले से ही बना हुआ है और हमसे बेटर बना हुआ है। जो पॉइंट मैं आपको पहले बोल रहा था कि अगर आपको मार्केट में एक मार्क छोड़ना है तो आपको आइदर उसमें बेस्ट होना पड़ेगा या फिर आपको फर्स्ट होना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने ओला का नाम सुना होगा और अपने उबर का नाम सुना होगा। अभी ये जो ओला है ये एक इंडियन कंपनी है जिसका कि हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और आपने अगर उबर का नाम सुना है तो वो एक अमेरिकन कंपनी है। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो फॉर एग्जांपल मेरा जहाँ पर कॉलेज है चेन्नई में, वो चेन्नई का जो हमारा कॉलेज है वो थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में है, मतलब चेन्नई के जो मेन चेन्नई सिटी है उसके अंदर नहीं है, उसके थोड़े बाहर है, वेलो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई कैंपस। तो उस कॉलेज में अगर हम लोग को जाना होता है तो जाने के लिए तो हम लोग को ओला उबर दोनों मिल जाता है स्टेशन से, या फिर हम अगर एयरपोर्ट में उतरते हैं, एयरपोर्ट स्टेशन सब जगह से हम लोग को ओला उबर मिल जाता है। लेकिन जब हम लोग को कॉलेज से जाना होता है एयरपोर्ट, या फिर कॉलेज से जाना होता है हम लोग को रेलवे स्टेशन,
तो उस समय हम लोग को सिर्फ उबर ही मिलता है, ओला मिलता ही नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ओला जो है ये उबर से बाद में फाउंडेड हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ओला इज नॉट फर्स्ट इन द कंपटीशन, ओला कंपटीशन में सबसे पहला नहीं है। एंड ओला इज ऑल्सो नॉट बेस्ट इन द कंपटीशन, क्योंकि उबर उस जगह पे हम लोग को सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं जहां पर ओला सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो यहां पर हम लोग को समझ के आ रहा है, यहां पर मैं किसी भी इंडियन कंपनी को डीमीन या फिर डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको यहां पर समझाना ये चाहता हूं कि हम लोग के पास इतने इंटेलिजेंट, इतने अच्छे जो टीचर्स है, इतने अच्छे जो प्रोफेशनल्स है, जिनका माइंड इतना क्रिएटिव है, वो रहने के बाद भी हम लोग क्यों यूएस से नहीं compete कर पा रहे, और क्यों हम लोग हमेशा मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी अगर बात करता है टेक्नोलॉजी के बारे में, आईटी सेक्टर के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, तो हमेशा वो सबसे पहले यूएस के बारे में बात करता है, ना कि इंडिया के बारे में। ऑफ कोर्स अगर आप इंडियन है तो इंडिया के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, लेकिन अगर आप इंडियन नहीं है, आप एक अगर जनरल सिटीजन है, ऐसा जनरल सिटीजन तो कोई होता नहीं है, किसी ना किसी कंट्री का तो होता ही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इन जनरल अगर कोई एक आदमी है या फिर एक औरत है और वो किसी कंट्री को रिप्रेजेंट ना करके, अपने मन में कंट्री बायस ना लाके अगर वो सोचे, तो सबसे पहले वो यूएस के बारे में सोचेगा। ऐसा क्यों है ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है उन स्टार्टअप से, उन जो चीज़ें हैं उनसे। मैं यहाँ पर बस आप लोग का माइंडसेट जो है वो ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्यों ये बातें बोल रहा हूँ। सो यहाँ पर हमारे पॉइंट में वापस आते हैं। तो हमारा पॉइंट जो था वो ये था कि ओला जो है वो ना उबर को अपने मतलब वो ना ओला को मतलब ना उबर को वो बीट कर पा रहे अपने जो फर्स्ट क्राइटेरिया है, जो कि है यू हैव टू कम फर्स्ट इन द गेम, और वो सेकंड क्राइटेरिया जो है उसमें भी वो बीट नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर इसीलिए ये जो प्रोडक्ट्स है, ये जो इंडियन प्रोडक्ट्स है, ये सबसाइडेड हो जाता है। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने हाइक का नाम सुना होगा। हाइक जो है ये एक बहुत ही अच्छा मैसेंजर था और ये एक इंडियन कंपनी था हाइक, और उसका मेन कंप्यूटर अगर हम बात करें तो हो सकता है व्हाट्सएप हो, उसका मेन कंप्यूटर आप बोल सकते हैं टेलीग्राम हो सकता है। तो इस तरीके के जो सर्विसेज, जो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स है, इनमें हाइक जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था कुछ दिनों के लिए, लेकिन उसके बाद उसमें कर्जा वर्जा लग गया और वो डूब गया। सो ये कर्जा वर्जा लगने के बाद ये जो डूबा है इसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि दिस इज नॉट आवर टॉपिक टू टॉक अबाउट कि ये कंपनी डूबा क्यों। लेकिन मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि वो कंपनी क्यों बेस्ट नहीं था और लोगों ने उसको क्यों अपनाया नहीं। क्योंकि फॉर एग्जांपल हाइक ने क्या करने की कोशिश की कि उसने सब कुछ एक साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश की। दे आर ट्राइंग टू बी अ पेमेंट ऐप, दे आर ट्राइंग टू बी अ मैसेजिंग ऐप, दे आर ट्राइंग टू बी अ ओला उबर टाइप ऐप, मीन्स दे आर ट्राइंग टू बी एवरीथिंग, जो कि पॉसिबल नहीं हुआ और लोगों ने अलग अलग ऐप्स यूज़ करना प्रेफर किया। देखिए सबसे पहले आपको समझना ये होगा कि अगर आपने एक नया ऐप आज बनाया है और आपको अगर उस पुराने ऐप के जो यूज़र्स हैं उनको आपके प्लेटफॉर्म पे लाना है, तो आपको उनसे कुछ बेटर देना पड़ेगा, तभी वो लोग शिफ्ट होकर आपके प्लेटफॉर्म पे आएंगे, नहीं तो क्यों आएंगे। फॉर एग्जांपल आज अगर यूट्यूब जो है, यूट्यूब जैसा और एक प्लेटफॉर्म बनना है और वो जो क्रिएटर है वो मतलब वो जिसने बनाया है उसने वेबसाइट, वो क्रिएटर्स को बुलाता ही नहीं है और वो वेबसाइट जो है उसमें एक दो क्रिएटर्स ही बस वीडियोस बनाते हैं। तो मैं क्यों यूट्यूब जो है जहाँ पर आपके इतने सारे क्रिएटर्स हैं उनके वीडियोस ना देख के इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के उनके प्लेटफॉर्म पे जाऊं। तो यही हो रहा है इंडियन कंपनीज के साथ कि वो लोग कुछ यूनिक नहीं ला पा रहे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं ला पा रहे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग नहीं चाहते हुए भी हम लोग का एक जो इमोशनल कनेक्ट बन चुका है यूएस या फिर बाहर के कंपनीज के साथ, वो टूट नहीं पा रहे हैं। अभी यहाँ पर आप नेशनलिज्म सोच के, मतलब आप एक नेशनलिज्म वाला फीलिंग लेके कुछ ऐप, कुछ जो सॉफ्टवेयर्स है, कुछ जो ऐप्स है, वो सब आप ट्राई भी कर ले, लेकिन फिर भी आपको ये समझना होगा कि पूरे इंडिया के ऑडियंस इस तरीके से आप नहीं ला सकते अपने ऐप में या फिर अपने प्रोडक्ट में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके पॉइंट्स सारे समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको टेक्नोलॉजी के बारे में, पाइथन, लिनक्स, ओपन सोर्स, इन सब के बारे में
और इन जनरल टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और अपना जो सजेशन है वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।